हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? और सब बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो इधर 8 रिएक्शन तक तो हमने पढ़ ली और 8वीं रिएक्शन पढ़ी थी आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बेल-एमीन अभिक्रिया। और मैंने बताया था कार्बेल-एमीन अभिक्रिया में हम प्राथमिक एमीनों का परीक्षण करते हैं। प्राथमिक एमीनों का परीक्षण करते हैं कैसे? जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में की जाती है। तो हम सभी को पता है क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड। यदि फेनिलएमीन है अर्थात एनिलीन है तो फेनिल आइसोसाइनाइड, यदि मैथिलएमीन है तो मैथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट आज बात करते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया। क्या है? राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले राइमर-टीमान अभिक्रिया कौन से ग्रुप देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है राइमर-टीमान अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ और किसी क्षार जैसे KOH की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में की जाती है? KOH क्षार की उपस्थिति में की जाती है। तो इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मलीकरण होकर सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। दोबारा से सुनेंगे, ये क्या है? फिनोल। क्या है? फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी उपस्थिति में? क्षार KOH की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में की जाती है। तो फॉर्मलीकरण होकर कहां पर होगा? फॉर्मलीकरण फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर, अर्थात फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO को क्या होता है? इंसर्शन होता है। क्या होता है? इंसर्शन होता है। और क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह जो अभिक्रिया, ये इसको जो आप देख रहे हो, ये डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है। किसके माध्यम से? डाइक्लोरोकार्बीन। और आप सभी को पता है, 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे 12th चैप्टर में, कि जो कार्बीन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। क्या करता है? व्यवहार करता है। इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है और इसका जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन के बाद किसका निर्माण होता है? सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखो इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं हम। किससे समझते हैं? मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में क्या है? देखो सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। देखो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया KOH के साथ की जाती है, जैसे KOH जैसे क्षार की। तो आपको पता है, या फिर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, KOH को आयनाइजेशन अवस्था में करके, आयोनाइज करके ने K+OH- में टूट जाता है। ये किसके रूप में? K+OH- के रूप में। और OH- क्या है यहाँ पर? एक क्षार के रूप में व्यवहार करता है। किसके रूप में? क्षार। और ये क्षार क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H+ ग्रहण करेगा। क्या करेगा? H+ ग्रहण करेगा। ये H+ के रूप में जा रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को दे करके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को दे करके जा रहा है। तो इधर देखिए क्या बना? Cl3 इलेक्ट्रॉन देकर गया, इसलिए इस पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर क्या निकला? ये H2। क्या बाहर निकला? H2। सेकंड स्टेप में क्या होता है? देखो ये तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूं। ये Cl और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्लोरीन या क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से अधिक है। क्या है? अधिक। तो ये क्या करेगा? जो बंद के इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे? उदासीन। क्या हो जाएंगे? उदासीन। देखो यहाँ पर ये Cl- के रूप में बाहर निकलेगा। किसके रूप में? Cl- के रूप में, अर्थात प्लस छोड़ के जाएगा। और प्लस और माइनस क्या होंगे? उदासीन। और क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है
ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। डाई क्लोरो और कार्बिन। और आपको सभी को पता है यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है, क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण रहता है। कैसे रहता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 और 2 4 और 2 ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अबंधी कितने हो गए? 6। क्या इसका अष्टक पूर्ण है? नहीं। तो किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। देखो दोबारा से यहां से समझो, यहां से प्रॉब्लम आ रही होगी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये 3 Cl हैं। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इसमें से एक Cl बाहर निकलेगा। वो कैसे बाहर निकलेगा? तुमको पता है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा। तो आपको पता है जब इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकलेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा और एक पॉजिटिव और नेगेटिव इसको तो उदासीन कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? जो कि यहाँ पर उदासीन है, और ये इलेक्ट्रॉन के दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने प्रदर्शित ही कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर Cl- के रूप में निकल रहा है, इसलिए Cl-। और ये इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है, जिसे डाइक्लोरोकार्बिन कहा जाता है। जैसे आप पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में 12th चैप्टर में, डाइक्लोरोकार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, एराइन, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें रिएक्शन में यदि पूछ ले कि अभिक्रिया किस मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती है, राइमर टीमान अभिक्रिया किस मध्यवर्ती के द्वारा संपन्न होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि राइमर टीमान अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रॉन स्नेही जो मध्यवर्ती होता है उसके माध्यम से संपन्न होती है। और आपकी बुकों में दे रखा है कि डाइक्लोरोकार्बिन एक मुक्त मूलक होता है, जबकि ये मुक्त मूलक नहीं होता है। कि मुक्त मूलक तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, विषम इलेक्ट्रॉन रहता है, उनको कहते हैं। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रतिचुंबकीय हैं, तो ये यहाँ पर मुक्त मूलक नहीं है। आप विकिपीडिया वगैरह ऑथेंटिक जो साइट है उन पर देख सकते हो, लेकिन बुक में आपकी गलत दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 3rd स्टेप में क्या होता है, ये फिनोल इसकी रिएक्शन फिर KOH के साथ कराते हैं या क्षार के साथ कराते हैं, तो ये क्या करेगा? H+ लेकर के बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। क्या बनाएगा? फिनोक्साइड आयन। अब एक चीज बताइए, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? इसकी नाभिक स्नेहता ज्यादा है, इसकी नाभिक स्नेहता ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। क्यों? इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये इस पर एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देगा तो है, लेकिन ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव चार्ज सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये आसानी से ट्रांसफर ना होकर के यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहता बढ़ेगी तो इस डाइक्लोरोकार्बिन पर आसानी से अटैक करेगा, और आसानी से जब अटैक करेगा तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न होगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में बात करता हूं यहां पर, तो ये आपके फिनोक्साइड, ये यहां पर, और ये बॉन्ड यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहां देखिए डाइक्लोरोकार्बिन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल पर ये क्या करेगा? अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। देखो ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड C, ये H, Cl, और यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जहां पर ये अटैक करेगा वो उदासीन प्रजाति है, तो इसका नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? इस पर आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, ये या इसको नहीं मान के H+ के रूप में बाहर निकाल दो, इसको ही निकाल दो। चलो ये इधर ट्रांसफर, देखो ये H+ जैसे ही ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो इधर से H+ के रूप में ये बाहर निकलेगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखो O नेगेटिव, और यहां पर C, Cl नेगेटिव,
बन गया दोबारा से। जो H प्लस यहां से निकला है, जो H प्लस यहां से निकला है, ये दोबारा H प्लस का योग यहां पर होगा। आ रही समझ में? तो देखो O माइनस, और इसको बैलेंसी पूरी है तो मैं गोले से दर्शा सकता हूं CHLL। आगे समझ में यहां तक? दोबारा से समझाऊंगा। देखो अब क्या है कि इसका मैं जल अपघटन कराऊं, क्या कराऊं? जल अपघटन QH की उपस्थिति में। तो आप सभी को पता है जल अपघटन कराएंगे तो OH H OH H। तो इधर देखो O माइनस COH CHOH OH। देखो और आपको पता है ये कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी रहते हैं। क्या बाहर निकलेगा? जल का अणु बाहर निकलेगा, और जल का अणु जब बाहर निकलेगा तो आपको पता है क्या प्राप्त हुआ? CHO। और देखिए O माइनस, और ये क्या बन गया? CHO। अब इसकी अभिक्रिया H3O प्लस की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको पता है ये H प्लस का योग यहां पर हो जाएगा, यहां से H2 निकला और क्या बन गया? OH और CHO, सैलिसैल्डिहाइड। दोबारा से समझो इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो क्या करता है, जो क्षार होता है वो क्लोरोफॉर्म के एक H प्लस को एक्सेप्ट करता है और ट्राइक्लोरोकार्बन रेडाइन का निर्माण करता है। फिर ये जो रेडाइन है इसमें से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, वो क्या करता है? बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के क्या होता है? निर्माण होता है। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन जो मध्यवर्ती है इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब आपको पता है फिनोल में से, फिनोल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो फिनोल क्या करता है? फिनोल में से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा क्षार, और क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। आपको सभी को पता है कि फिनोक्साइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहता, न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहता फिनोल की तुलना में ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। और जैसे जैसे फिनोल की नाभिक स्नेहता बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर है वो क्या होगी? बढ़ेगी। अभिक्रिया की दर है बढ़ेगी। जब इसकी नाभिक स्नेहता बढ़ेगी तो इसका आसानी से अटैक होगा, जब आसानी से अटैक होगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? तेज होगी। जब इसका अब देखो यहाँ ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन या इलेक्ट्रॉन स्नेह पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और यहाँ पर देखो ये क्या हाइड्रोजन है, यहाँ देखो हाइड्रोजन है कि नहीं है? यहाँ पर ये नेगेटिव तो मैंने लगाया है, प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है इसको छोड़ करके। तो यहां पर मैंने वो खोल के लिख दिया है कि 4 वैलेंसी, देखो यहाँ 3 वैलेंसी हो रही है। ठीक है। अब इसका यहाँ पर अटैक, और ये हाइड्रोजन है, ये इधर जैसे ही ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन का दोबारा से अपनी पोजीशन यहाँ छोड़ करके यहाँ जाएगा, पोजीशन को छोड़ कर कहाँ आएगा? यहाँ पर ये आ गया। एक स्टेप बढ़ा दिया है मैंने इसमें। ठीक है। नहीं डायरेक्ट भी करा देता कि ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, डायरेक्ट यहाँ जुड़ गया। ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा? इसका जलीय KOH के साथ इसका जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर OH H OH H, एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल रहते हैं, जल का अणु बाहर निकलता है, क्या निर्माण होगा? CHO H3O प्लस की उपस्थिति में क्या कराते हैं? रिएक्शन अम्लीय माध्यम में। तो आपको पता है H जुड़ जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण। तो देखो इसको दोबारा से समझेंगे कि सबसे पहले तो क्या है कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH जैसे क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO समूह का इंसर्शन हो जाता है या प्रवेश, CHO समूह प्रवेश कर जाता है। अर्थात मैं बोल दूं कि फॉर्मिल जो ग्रुप है CHO, इसका इंसर्शन या क्या हो जाता है? निवेश हो जाता है, और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। और यह अभिक्रिया फॉर्मलीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर किसका वो होता है? इंसर्शन, फॉर्मिल ग्रुप का, CHO समूह का। तो इसकी मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या होता है? जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म में प्रोटॉन उपस्थित होता है और क्षार हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो क्षार क्या करता है? उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जल का अणु बाहर निकलता है और CCl3 नेगेटिव का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है।
CCl3 नेगेटिव में आप सभी को पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। क्या है? कार्बन से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है, क्लोराइड है Cl, बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा और एक उदासीन स्पीशीज या उदासीन मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसे कार्बीन के नाम से जाना जाता है, कार्बीन के नाम से जाना जाता है। और इसके संयोजी कोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं, आप सभी को पता है फिनोल की न्यूक्लियोफिलिसिटी तो होती है, लेकिन फिनोक्साइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी फिनोल की तुलना में ज्यादा होती है। तो आप सभी को पता है क्षार पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्षार क्या करता है? फिनोल के H+ को बाहर निकालता है। जब फिनोल के H+ को बाहर निकालता है तो फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। और फिनोक्साइड आयन की जो नाभिक स्नेहता है वो फिनोल की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। अर्थात इसकी जब नाभिक स्नेहता ज्यादा होगी तो इसका आसानी से अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल पर, इलेक्ट्रोफाइल पर आसानी से अटैक होगा और रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो आसानी से इसका अटैक होगा। आप सभी को पता है ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएंगे, ये जो नेगेटिव है इस पर क्या होगा? अटैक होगा। और ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। आप सभी को पता है प्रत्येक कार्बन पर यहाँ हाइड्रोजन है, इसको छोड़ करके क्यों वैलेंसी कार्बन की देखेंगे तो यहाँ पर 3-3 वैलेंसी है, इस पर क्या है? 4 वैलेंसी। तो ये एक हाइड्रोजन है, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर ये बाहर लिख करके बता दिया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी होता है तो बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, ले लिया इसने। इधर जैसे ही लेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये H+ के रूप में बाहर निकालेगा और ये H+ इसी यहीं पर अटैक हो जाता है, जो कि मैंने एक स्टेप निकाल करके बताया ना। ये यहाँ से H+ निकला, दूसरे में H+ का योग हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, दूसरे में H+ का योग हो गया। ये जो यहाँ से निकला है H+ उसी का योग यहाँ पर हो जाता है, देखो हो गया। फिर इसका मैं जलपटन करा देता हूँ जलीय KOH की उपस्थिति में। आप सभी को पता है इसका जलपटन कराएंगे तो OH H OH S H और यहाँ पर 2 HCl के मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, निकल गए 2 HCl। और एक कार्बन पर 2 OH कैसे रहते हैं? अनस्टेबल। कैसे रहते हैं? अनस्टेबल। तो क्या होता है? जलकाणु बाहर निकलता है, जलकाणु बाहर निकलता है। और जलकाणु बाहर निकलेगा, देखो ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मिल ग्रुप का इंसर्शन हो गया। फिर इसकी H3O+ की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है, सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो आपकी समझ में आ गई होगी। कोई भी और कोई प्रॉब्लम है तो आसानी से तो देखो भाई नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम एल्कीनों के साथ अभिक्रिया। किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कीनों के साथ अभिक्रिया। एल्कीनों के साथ क्लोरोफॉर्म क्या करता है? देखो एल्कीनों के साथ अभिक्रिया, देखो एल्कीनों की अभिक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मैंने आपको मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। और मैंने बताया था मार्कोनिकॉफ नियम में तो क्या होता है? H+ या धनावेशित प्रजाति का योग वहां होता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। और ऋण विद्युतीय भाग या Cl- या Br- का योग वहां होता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ में मैंने ये बताया कि जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ, ओनली फॉर HBr, किसके साथ? HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में की जाती है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में की जाती है, तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद का निर्माण होता है, या ये बोल दूं मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत HBr का योग होता है। अर्थात H+ वहां जाकर के जुड़ता है, एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? कम हो। और Br- एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां पर कार्बन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। अर्थात यहाँ जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के नाम से जाना जाता है। और मैंने फिर ये बताया था यह अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। इसलिए इस प्रभाव को पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था?
खरास नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर वही एल्कीन, क्या है एल्कीन, इस एल्कीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड। और ये पेरोक्साइड एल्किल पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजिल पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है वो मुक्त मूलक अपक्रिया द्वारा या मुक्त मूलक योगात्मक अपक्रिया द्वारा संपन्न होती है। और आप सभी को पता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होगी तो H+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और CCl- यहाँ जाएगा, क्योंकि H+ का योग वहाँ होता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एल्कीन के कार्बन पर कम होती है। देखो इन दोनों एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 हैं, तो H+ का योग कहाँ होगा, यहाँ पर, और CCl3 का यहाँ पर। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH H CH2 CCl3। इसका IUPAC नाम बताइए। सबसे पहले नंबरिंग किधर से करूं बताओ, इसको मैं साथ ही लिख देता हूं, 2 कर देता हूं इसको हटा करके, ठीक है। तो IUPAC नाम देखो, सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कर दूं, इधर से करेंगे। 3-3 प्रतिस्थापी हैं, 3-3 प्रतिस्थापी हैं, 1 2 3 4 5। 1 पोजीशन पर 3, 1 पोजीशन पर 3, तो क्या होगा 1 ट्राई क्लोरो, तीनों समान हैं इसलिए ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन परमाणु हैं, 5, और सभी एकल बंध, तो क्या आएगा 111 ट्राई क्लोरो पेंटेन, 111 ट्राई क्लोरो पेंटेन। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 111 ट्राई क्लोरो पेंटेन। तो देखो क्लोरोफॉर्म के उपयोग की बात करते हैं हम। सबसे पहले मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म बेहोशी के रूप में काम आती है, निश्चेतक के रूप में। किसके रूप में, बेहोशी के रूप में। मैंने उसमें बताया था ना, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाए रखने के लिए 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, कि सबको पता है, मैंने वो बताया था, क्वेश्चन भी कराया है वीडियो में, तुम आंसर देना है तुमको उसको। वो 3-4 लाइन का क्वेश्चन बताया है, जबकि पेपर में आएगा तो 8-7 लाइन का क्वेश्चन लगेगा, और देख हत्के में बच्चे छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सबसे सरल है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करता है, फॉस्जीन। किसका निर्माण करता है, फॉस्जीन का। और इस फॉस्जीन गैस कैसी होती है, विषैली। यदि इसको हम क्लोरोफॉर्म को, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में काम में लें तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए सामने वाले की, जिस पर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इसको विषैलापन से रोकने के लिए 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। और 1% एथिल एल्कोहल मिलाए से इनको अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर मैंने बताया था कि इसका उपयोग किसके रूप में, क्लोरोपिक्रीन बनाने में काम आती है, क्लोरेटोन बनाने में काम आती है। और क्लोरोटोन मैंने बताया था किस में काम आता है, क्लोरोटोन। क्लोरोपिक्रीन तो आपको पता है बार गैस के रूप में काम आता है, कीटनाशी है। और क्लोरोटोन है वो निद्राकारी के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है, निद्राकारी के रूप में काम आता है। और मैंने बताया था कि ये जो क्लोरोफॉर्म है विलायक के रूप में भी काम आता है। किसके रूप में काम आता है, विलायक के रूप में। तो अब आपकी ये क्लोरोफॉर्म तो क्या होती है, कंप्लीट। अब बात करते हैं आयोडोफॉर्म। किसकी, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म आप सभी को पता है CH3 को आयोडोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, CH3 को आयोडोफॉर्म कहते हैं। और CH3 का यदि IUPAC नाम की बात करें तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसका क्या होता है, नाम होता है। क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन नाम होता है, वो सॉरी ट्राई आयोडोमेथेन इसका नाम होता है। ट्राइक्लोरो तो Cl वाले का होता है, क्लोरोफॉर्म का इसका ट्राई आयोडोमेथेन होता है। और इसको प्राप्त करते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा। और क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला विधि किस किस से प्राप्त की थी, एथिल एल्कोहल और एसीटोन से, एथिल एल्कोहल और एसीटोन से। इसको भी एथिल एल्कोहल एसीटोन से प्राप्त किया जाता है। और वहां पर मैंने बताई थी हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, सेकंड विधि, सोडियम हाइपोक्लोराइड से किसका, क्लोरोफॉर्म का निर्माण। और यहाँ पर
किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइट ये है, अर्थात NaOH की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं। किसके साथ? आयोडीन। तो सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है, सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है। और इसकी अभिक्रिया हम जब किसके साथ? एथिल अल्कोहल एसीटोन के साथ कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में पीले रंग का आयोडोफॉर्म क्या होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। पीले रंग का आयोडोफॉर्म अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हाँ तो भाई देखो नेक्स्ट देखते हैं हम आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म CH3 आयोडोफॉर्म। और इसका IUPAC नाम क्या है? ट्राई आयोडो मैथेन, ट्राई आयोडो मैथेन। सबसे पहले इसके बनाने की विधियां, विरचन की विधियां किसकी? आयोडोफॉर्म की विरचन की विधियां। और विरचन की विधियां में सर्वप्रथम है प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि में आपने क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ा था। किससे? एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया हमने वहां पर KOH और Cl2 के साथ की थी। या मैंने सेकंड जो नाम लिखाया था सोडियम हाइपोक्लोराइट से, सोडियम हाइपोक्लोराइट से। और यहां मैं बात करता हूं कि जब एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया NaOH के साथ I2 या आयोडीन की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण होता है? आयोडीन की उपस्थिति में की जाती है तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। और इसलिए इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखेंगे इसकी मैकेनिज्म या क्रिया विधि। क्या देखेंगे? क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में सबसे पहले क्या देखेंगे कि NaOH क्या है? NaOH कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। मैं 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर क्या लिख रहा हूं? मैं खोल के लिख रहा हूं। और ये आयोडीन क्या है? आयोडीन। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। देखो क्या होगा, यहां से जल का मॉलिक्यूल बाहर, यहां से जल का मॉलिक्यूल बाहर, और यहां से क्या बना? NaOI। और यहां से क्या बना? यहां से NaI। क्या बना? NaI। तो क्या बना? देखो NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड। और क्या निकला? NaI सोडियम आयोडाइड। और क्या निकला? H2O। आप सभी को पता हो सोडियम आयोडाइड किस रिएक्शन में यूज किया था? फिंकलस्टीन रिएक्शन में। किसमें? फिंकलस्टीन रिएक्शन में। अब क्या होता है? पहला स्टेप तो ये हो गया कि NaOH के 2 मोल आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं, क्या निर्माण होता है? सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है? एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल R भी हो सकता है और यहां पर H भी हो सकता है, और यहां पर क्या है? ये OH। और इसकी अभिक्रिया NaOI के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? NaOI के साथ। तो यहां देखेंगे क्या निकला? H2O। क्या निकला? H2O। देखो ये बॉन्ड इधर आएगा और यहां से ये H प्लस बाहर निकलेगा तो H2O, और यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H और H2O और सोडियम आयोडाइड। देखो दोबारा से H2O ये सोडियम आयोडाइड और CH3 C डबल बॉन्ड O और H। नहीं आई समझ में?
दोबारा देखो, CH3 CH OH ये H, ठीक है। ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड बाहर निकलेगा, 2H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? जल का निर्माण। तो एक तो यहाँ से और एक यहाँ से क्या निकलेगा? H2O, और ये CH3 C यहाँ क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये H। तो देखो आगे समझ में। अब देखो, और CH3 C डबल बॉन्ड O H और सोडियम आयोडाइड, सॉरी सोडियम हाइपो आयोडाइड के कितने मोल? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। क्यों ले रहे हैं 3 मोल? देखो यहां से H3 है, ये क्या निकलेगा? NaOH। क्या निकलेगा? NaOH 3 मोल, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन इनके पीछे लग जाएंगे। और यहां क्या बना? CI3 C डबल बॉन्ड OH, CI3 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो CI3 C डबल बॉन्ड OH, इसी को कहते हैं आयोडल। आयोडल क्या कहते हैं? आयोडल, या क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। भाई ये हाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है कि नहीं है? यदि मैं यहां पर आयोडीन लगा दूं तो ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड, इसी का क्या नाम है? ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैं ऊपर लिख रहा हूं इस स्टेप को। कितने स्टेप है गए? 3। कितने हो गए? 3। ये ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ कराते हैं। तो देखो वो पहली वाली रिएक्शन आ गई। देखो, अरे यहां से ये क्या बन गए? आयोडोफॉर्म, HCOONA सोडियम फॉर्मेट। अरे यार दिमाग। CH3H COONA क्या है? सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मेट कम से बनाए, देखो बनाए नहीं बनाए? यहाँ क्या है? ये Na, तो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है? आयोडोफॉर्म। क्या है? आयोडोफॉर्म। तो बताइए समझ में आया नहीं आया? तो दोबारा से समझो एक बार। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, यदि इसकी रिएक्शन के बारे में शुरुआत से बात करें कि एथिल एल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया NaOH के साथ की जाती है तो आयोडोफॉर्म का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में कंप्लीट होती है। पहले पद में तो क्या होता है? NaOH के 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ क्रिया करके सोडियम हाइपोआयोडाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड का। और यहाँ पर यदि बात करें, सोडियम हाइपो जो आयोडाइड है ये किसके साथ? एथिल एल्कोहल है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। इस एथिल एल्कोहल के साथ सोडियम हाइपोआयोडाइड क्रिया करता है और जल के एक अणु और सोडियम आयोडाइड को क्या करता है? बाहर निकालता है, और क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। और ये एसिटल्डिहाइड फिर आगे चल के 3 मोल सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं, और किसका निर्माण होता है? आयोडल या ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। और ये फिर आगे NaOH के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? आयोडोफॉर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आयोडोफॉर्म का निर्माण करता है। इसलिए सब क्रिया को आपको पता है, ये पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, और पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो सब क्रिया को आयोडोफॉर्म क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये एथिल एल्कोहल से बताइए मैंने। किससे? एथिल एल्कोहल से। अब नेक्स्ट है इसी में एसिटल्डिहाइड से। किससे? एसिटल्डिहाइड से। तो देखो एसिटल्डिहाइड में एक चीज बताइए, मैं यहाँ H की जगह इस स्टेप को तो मिटा दूं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये एथिल एल्कोहल है कि नहीं है? मिटा दिया। ये स्टेप तो सेम है ही है। यहाँ इस H की जगह पर एसीटोन हो गया। क्या हो गया? तो ट्राई आयोडो एसीटोन, एसिटल्डिहाइड की जगह क्या नाम हो जाएगा? ट्राई आयोडो एसीटोन।
और यहां देखिए ये CH3 और यहां देखिए CH3 COONA। बताइए एसीटोन की रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? तो कोई भारतीय दिमाग लगाने की जरूरत, उसी रिएक्शन में करना है, H की जगह CH3 मानना है, एसीटोन से प्राप्त कर लेंगे। एक बार दिमाग को यूज करो, 2 बार रिएक्शन कंप्लीट करो। 2 बार ही क्यों करो? क्लोरोफॉर्म में करो, 4 बार रिएक्शन होगी एक बार से। क्लोरोफॉर्म में भी तो होगी। तो आ गई समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे।